हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 7 मार्च 2024 को समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए समाज शास्त्र का एक वायरल मॉडल पेपर जो आपके 7 मार्च की बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसे ही पूछा जाएगा। इसमें बताए गए एक एक प्रश्न आपकी 7 मार्च की बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और ये मॉडल पेपर आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। पूरा सॉल्यूशन के साथ में इसका आंसर भी हम आपको देने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ये जब आप मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र का पेपर कैसे पूछा जाता है। पर देखिए, समाज शास्त्र है, पेपर कोड देख सकते हैं 429 AV, फिर पूर्णांक देख सकते हैं 100 नंबर का। समय वही है 3 घंटा 15 मिनट सभी सब्जेक्ट के लिए। फिर यहाँ पर देखिए जो नोट में प्रारंभ दिया हुआ है, नोट प्रारंभ में 15 मिनट ये पेपर को पढ़ना अनिवार्य है। फिर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी जो भी प्रश्न होगा उसका अंक आपको उसके सामने देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए निर्देश दिया हुआ है, इसको आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए और 15 मिनट जो दिया हुआ है पेपर को पढ़ने के लिए, जब आप 7 मार्च को पेपर देने जाइएगा तो आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 10 आपके बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी मैं सॉल्यूशन के साथ में आपको बता देता हूँ। हालांकि आप भी हमारे साथ में पेपर को हल कीजिए, आपको प्रश्न का उत्तर पता है, ईमानदारी से बताइएगा। ये मॉडल पेपर चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है। तो ये जो किया है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी KM कपाड़िया हो जाएंगे, जो कि पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो ये आधुनिकीकरण कहलाता है। इसमें भी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, और हमने बहुत से ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा हमने बहुविकल्पीय प्रश्न समाज शास्त्र के तैयार कराए हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो हमने सबसे ज़्यादा किसी के सब्जेक्ट के तैयार कराए तो समाज शास्त्र के, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेना है। उसके बाद में देखिए 3 नंबर प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। और जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट, सोशियोलॉजी में आपको हर 10 प्रश्न में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पुस्तक से रिलेटेड पूछने को मिल जाएंगे कि इसके लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के जो लेखक हो जाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर ए विकल्प बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर, यहाँ पर देखिए पंचायतों में महिलाओं को कुल कितना आरक्षण निर्धारित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा, 33% हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी 4 नंबर का ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि फूट लूज लेबर की संकल्पना किसने की है। तो ये जो फूट लूज लेबर की संकल्पना की है ये ब्रेमन ने की है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये नहीं कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर बता रहे हैं यानी ए वाला बता रहे हैं तो सभी में ए राइट आंसर होगा, अलग होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य कारक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका विकल्प आप देख सकते हैं आराम से। दिमागी क्वेश्चन भी आप लोगों की साबित हो सकता है, हमने हरित क्रांति के बारे में कितना कुछ बताया है। तो इनमें से आपका ए, इसमें जो 6 नंबर है 6 का आपका डी हो जाएगा, रासायनिक खाद और बीज हो जाएगा, जो कि हरित क्रांति का एक प्रकार से संबंध रखती है और इसका कारक भी है। 7 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की जीविका का आधार क्षेत्र है, तो आपका कृषि हो जाएगा, यानी 7 नंबर का ए हो जाएगा। अधिकतम आप लोग ग्रामीण इलाकों में भी जाकर देखेंगे तो कृषि जो है आपका स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, यानी ग्रामीण इलाकों में एक प्रकार से जीविका का उनका दैनिक दिनचर्या वो कृषि ही है। कृषि से अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का देख रेख, उसके बाद में अपनी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो कृषि के माध्यम से करते हैं। कृषि के माध्यम से कैसे करते हैं, जैसे कृषि को यानी खेती करेंगे, उससे जो धन राशि उपलब्ध होगी उसी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या में जीविका का आधार है वो कृषि है, ना कि ग्रामीण इलाकों के पास ज़्यादा नौकरियां हैं।
सरकारी नौकरियां, ना ज़्यादा वहाँ पर जॉब चलते हैं सिटी के इलाकों में। तो 7वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इनमें से आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, यानी 15 अगस्त 1995 हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी स्टूडेंट, वो 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1995 इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, टाइपराइटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये भी काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने गूगल पर सर्च किया था। जैसा कि मैंने आपको बताता हूँ स्टूडेंट, मैं बुक के हिसाब से नहीं रहता कि बुक में जो दिया हुआ है उसी राइट आंसर हो जाएगा। मैं पूरा कंफर्म करता हूँ कि जो बुक में दिया हुआ राइट आंसर सही है या गलत है, ताकि आपका एक एक नंबर बचे, कोई भी नंबर जायज न जाए, वरना मैं गलत बताता हूँ। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर बता रहा था गूगल पर, कोई अलग दिखा रहा था, यानी मल्टीपल आंसर उसके दिखा रहे थे, तो वहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन हो गया। तो जो बुक में दिखा रहा था मैं बता देता हूँ, बुक का ए हो जाएगा, जोहान गुटनबर्ग हो जाएगा। आपको इसका आंसर सही पता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? तो जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इनके प्रयासों से ही जो सती प्रथा का अंत हुआ था। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, और ये भी कितने 10 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका भी मैं आंसर आप लोगों को देने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता रहा हूँ। ये पेपर आप लोग हमारे साथ में हल कीजिए, इससे भी आपको काफ़ी क्वेश्चन 7 मार्च के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारत में औद्योगिकरण क्षरण, यहाँ पे देखिए औद्योगिक जो क्षरण हुआ है ये समझाना है आपको। आंसर देखिए इसका, देखिए ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण यानी क्षरण हुआ है। भारत में कुछ पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया है। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन व निर्माण में चढ़ाव आया, उसके विपरीत भारत की गिरावट आई। परंपरागत ढंग से होने वाले रेशम और कपास का उत्पादन और निर्यात मैनचेस्टर प्रतियोगिता में गिरता चला गया। भारत के आचीन, यहाँ पर देखिए आचीन नगरों जैसे सूरत और क्या है मसूलीपट्टनम, जहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो यानी जो क्षरण हुआ इसमें ब्रिटेन के औद्योगिकरण के कारण, यानी जो औद्योगिकरण है वहाँ पर, इसमें जो हमारे इंडिया है इसमें औद्योगिकरण में क्षरण हुआ, इसके बारे में बताया गया था। आराम से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न है, उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमें बताना है। ये प्रश्न जो हमने काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। उत्तर देखिए, उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा में कुशल नए मध्य वर्गीय भारतीयों ने पश्चिम के अनेक दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा, जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की अवधारणा से अवगत हुए। इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशीलता के एक नए रास्ते पर लाने का सपना देखा। प्रगतिशीलता के एक नए रास्ते पर लाने का इन्होंने सपना देखा, जो कि उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर जो प्रभाव पड़ा, देख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, वन पंचायत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर आपको संक्षिप्त में बिल्कुल डिटेल में इसको टिप्पणी के साथ में आपको समझाना है। यहाँ पर देखिए उत्तर, उत्तराखंड में अधिकांश कार्य महिलाएं करती हैं। जो अधिकांश कार्य हैं वो महिलाएं करती हैं, क्योंकि पुरुष प्रायः रक्षा सेवाओं के लिए बाहर नियुक्त होते हैं। खाना बनाने के लिए अधिकांश ग्रामीण यहाँ पर देखिए लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। हालांकि वनों का कटाव पर्वतीय क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या है। कभी कभी पशुओं का चारा और लकड़ी एकत्रित करने के लिए औरतों को मीले पैदल चलना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए औरतों ने वन पंचायतों की स्थापना की। चिपको आंदोलन, जिससे कि पेड़ों को काटने या कटने से बचाने के लिए औरतें उनसे चिपक जाती थी, इस क्षेत्र में ही प्रारंभ किया गया था। यानी जो वन पंचायत है वो चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ, उत्तराखंड से हुआ। बोर्ड एग्जाम में ये बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। बहुविकल्पीय में आपका पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो वन पंचायत का संबंध है बेसिकली ये इसी से है। पहले क्या होता है, चिपको आंदोलन का मैं परिभाषा थोड़ा बता देता हूँ। चिपको आंदोलन वो होता है, उत्तराखंड में ये प्रारंभ हुआ।
चिपको आंदोलन से संबंधित ये होते हैं कि पहले जो पेड़ को काटने वाले आते थे, तो जो गांव के लोग होते थे पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे, उसी को चिपको आंदोलन कहते थे कि पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे कि भैया पेड़ मत काटो, पेड़ को काटना नहीं चाहिए, तो वो जाकर चिपक जाते थे, इसी को हम चिपको आंदोलन कहने लगे। और इसमें जो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं कि वन पंचायत पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखना था, हमने बता दिया है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, सेम ऐसे ही परसेंट याद रखिएगा स्टूडेंट, 100% आपका सेम ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा। इसमें जो बताए गए प्रश्न है सेम ऐसे ही पूछे जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा जो डिफरेंस होगा, यानी 7 मार्च को डिफरेंस होगा, वो सिर्फ जो क्वेश्चंस होंगे वो चेंज होंगी, बाकी का सारा शेड्यूल वही रहेगा। 14 नंबर प्रश्न है कि कृषक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। हमें यहाँ पर जो कृषक समाज है इनकी 3 विशेषताएं बतानी है, 3 नंबर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहली विशेषता यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए, कृषक समाज के सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोतकर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं, ये पहला हो गया। उसके बाद में देखिए दूसरा है कृषक समाज एक क्या है, अविभेदीकृत, एक अविभेदी, यहाँ पे देखिए अविभेदीकृत एवं अस्त्रीकृत समुदाय है। उसके बाद में देखिए तीसरा यहाँ पर देखिए आर्थिक होना चाहिए, नार्थिक हो गया है। आर्थिक आधार पर, आर्थिक यहाँ पर देखिए आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए होता है, जो भिन्नता लिए होते हैं। तो कृषक समाज के 3 विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं आराम से वीडियो को रोक कर। उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो कि इस मॉडल पेपर का है, ऐसे ही आपको हल करना है। कॉपी वाला वीडियो हमारा जरूर देख लीजिएगा आप लोग स्टूडेंट। समाज शास्त्र पर हमने वीडियो बनाया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। यहाँ पर देखिए उत्तर देखिए, विभिन्न कंपनियों में कुछ कामगार चाहते हैं कि उनका काम उनके बच्चों को दे दिया जाए। कुछ कंपनियों में बदली कामगार भी होते हैं जो कि छुट्टी पर गए हुए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। अनेक बदली कामगार एक ही कंपनी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, किंतु उन्हें सबकी समान स्थायी पद और सुरक्षा नहीं दी जाती। इसे संगठित क्षेत्र या अनुबंधित कार्य कहते हैं। यानी क्या कहा जाता है कि विभिन्न कंपनियां, मान लीजिए कि आप क्या है, हमारे गांव में एक था कि सॉफ्टवेयर एक इंजीनियर, मतलब एक इंजीनियर था, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं एक इंजीनियर था, वो काम करते थे। अब उनके स्थान पर उनके बालक को रख लिया गया। सेम उसी प्रकार से इसमें बताया गया कि विभिन्न जो कंपनियां कुछ कामगार चाहते हैं और उनका काम उनके बच्चों को दे दिया जाता है। तो ये जो अनुबंधित कार्य है ये इसी से संबंधित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 15 नंबर भी प्रश्न का हमने उत्तर दे दिया है। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणा द्वारा क्या है परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे आर्थिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन। अब इसके बाद में देखिए हम किंग्सले जो डेविस जी हैं, किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो कि सामाजिक संगठन अथवा समाज के ढांचे और कार्य में क्या है गठित होते हैं। तो जो सामाजिक परिवर्तन होता है इसका अर्थ आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेचीदा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको इसी तरह भांति देना है। तो 16 नंबर भी प्रश्न देख सकते हैं। और जो आपके समाज शास्त्री हैं इनसे रिलेटेड आपको जरूर इसका आंसर देना है कि किंग्सले डेविस हो गए, मैकाइवर पेज हो गए, अगस्त काम्ट हो गए, इनको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने को क्यों कहा। जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं इनको क्या है जो मीडिया है, अभी आज तो आपको पता होगा मीडिया काफ़ी सारे मीडियाज हैं, तो उनको लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने को क्यों कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इनके बारे में बताना है हमें। उत्तर देखिए, स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम क्या है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदारी की भूमिका निभाने के लिए कहा। मीडिया से ये आशा की गई
कि वो लोगों के हृदय में क्या है आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना भरी। सरकार का फिल्म क्या है प्रभार समाचार फिल्में और वित्त चित्र प्रस्तुत करता था। इन्हीं सभी क्या है सिनेमा घरों में फिल्म प्रारंभ करने से पहले दिखाया जाता था ताकि दर्शकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके। अभी भी चलाई जा रही हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोज में काफ़ी सारी जो फिल्में और आपके घर में एक प्रकार से क्या है टेलीविज़न यानी टीवी वगैरह होता है ना, उसमें सारी चीज़ें जो प्रचार वगैरह आती हैं उसी से ये बात आप लोग समझ सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत में जो प्रधानमंत्री जी हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 17 नंबर भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। हमने कुछ समाजशास्त्री के अनुसार इसका परिभाषा लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए जो ब्लूमर है इनके अनुसार सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नई प्रणाली स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये देखिए हर्टन एवं हंट, जो हर्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक आंदोलन समाज या उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने का विरोध करने का एक क्या है सामूहिक प्रयास है। ये सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हैं या सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो जो 18 नंबर प्रश्न था इसका भी हमने आंसर दे दिया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन जो कि अति लघु उत्तरीय का ही, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों शब्द अस्तित्व में कैसे आया इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए 3 नंबर का प्रश्न है। देखिए औपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में प्रशासन ने क्या है पद, यहाँ देखिए पद दलित जातियां जिन्हें उन दिनों दलित वर्ग कहा जाता था इसके कल्याण में रुचि ली। यहाँ देखिए इसके कल्याण में रुचि ली। इन प्रयासों के तहत ही 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया जिसने राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारण जातियों तथा जनजातियों की सूचियाँ या अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान की। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियां शब्द क्या है अस्तित्व में आया। तो जो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, हमने पूरे का आंसर दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर किस तरह से आप लोगों को देना है हमने कॉपी वाले वीडियोज में बताया है। देखिए आपने क्वेश्चन चाहे जितना भी याद हुआ सारे प्रश्न का आंसर आता हो लेकिन कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो आप फेल हो जाएंगे। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं फेल नहीं होंगे लेकिन किस में फेल हो जाएंगे, कॉपी लिखने के तरीके में। वहाँ पर जहाँ पर आपको 6 नंबर दिया जाएगा वहाँ पर दिया जाएगा 4 नंबर। आपकी राइटिंग पर 1 या 2 नंबर काटे जा सकते हैं। तो आपको कॉपी लिखने का तरीका हमने एक वीडियो में बताया है जो कि वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। तो 19 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर हमने दे दिया है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है 20 नंबर। देखिए जो कि अति लघु उत्तरीय का है लास्ट क्वेश्चन, ये मत समझिएगा। देखिए 1911 से 1921 के बीच भारत में समृद्धि की दर के नकारात्मक रहने के क्या कारण है इसके बारे में बताना है। देखिए 1911 से 1921 के बीच समृद्धि की दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से 0.03% रही। इसका कारण 1918-19 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव था जिसने लगभग 1.20 यहाँ पर देखिए 1.25 करोड़ लोगों यानी देश की कुल जनसंख्या के 5% अंश को मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो जो 1911 और 21 के बीच में समृद्धि दर का नकारात्मक जो निगेटिव रहने का कारण था वो यही था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 20 नंबर क्वेश्चन को भी बता दिया है। अब देखते हैं हमारा अति लघु के बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए ये देखिए अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका 6 प्रश्न होता है, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होता है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, 6 प्रश्न होगा और इसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है, यानी 50 वर्ड में इसका आपको आंसर देना है एक प्रश्न का। अब ये नहीं कि आप गिनने लग जाइएगा, एक एक क्वेश्चन गिनकर लिखिए, इस तरह से लिखिए अंदाज़ा लगाकर कि हाँ इतना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया, इस समिति के विचाराधीन क्षेत्र कौन से थे इसके बारे में बताना है। 6 नंबर का प्रश्न है, उत्तर के साथ में हम आपको बताएंगे। उत्तर देखिए राष्ट्रीय योजना समिति ब्रैकेट में है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सन 1938 में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष
जवाहरलाल नेहरू और संपादक के.टी. शाह थे। इस समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। सन 1939 से समिति ने अपना कार्य आरंभ किया, लेकिन ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। गैर यहाँ पर होना चाहिए, जैर होगा। जैर क्योंकि इस अध्यक्ष नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में विश्व युद्ध भी छिड़ गया। समिति के जो एक प्रकार से वह विचाराधीन क्षेत्र हैं वो निम्नलिखित हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। पॉइंट के थ्रू समझे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है, कृषि और उत्पादन के अन्य प्राथमिक साधन। दूसरा यहाँ पर देखिए, उद्योग और उत्पादन के द्वितीयक साधन था। उसके बाद में तीसरा है मानवीय कारक श्रम व आबादी। उसके बाद में चौथा है वित्त और विनिमय। पांचवा यहाँ पर देखिए सार्वजनिक उपयोगिता या आवागमन और संचार। और 6 नंबर है सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य और आवास। ये है निम्नलिखित विचाराधीन। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ और है। देखिए, सन 1948 से 49 में अनेक प्रतिवेदन प्रकाशित हुए। मार्च 1950 में भारत सरकार के प्रस्ताव पर योजना आयोग का गठन हुआ, जो आयोग के क्रियाकलापों के लिए प्रमुख बिंदुओं को क्या है, परिभाषित करता है। जो प्रमुख बिंदु हैं इनको ये क्या है, परिभाषित करता है। तो जो प्रश्न हमारा पूछा गया था, कौन सा प्रश्न था, 21 नंबर, इसका आंसर हमने दे दिया, आराम से देख सकते हैं किस तरह से है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया कि सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है, विवेचना कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इसके परिवर्तन के बारे में हम देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक, यहाँ पर देखिए संस्कृति के विभिन्न अंगों में होने वाला परिवर्तन है। सांस्कृतिक परिवर्तन प्रसार तथा वैज्ञानिक आविष्कारों से आता है। इस संबंध मानव द्वारा उत्पादित भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं से हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं, यानी कुछ तथ्य जो हैं वो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न पक्षों के परिवर्तन से संबंधित है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या है, उपज है। आराम से देखते चले जाइएगा, लिख लीजिएगा लिखना चाहें तो। तीसरा देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन प्रमुख रूप से नए आविष्कारों और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रसार से उत्पन्न होता है। उसके बाद में देखिए चौथा है अभौतिक संस्कृति के विभिन्न अंगों जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन धीमी गति से आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पांचवा सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंदर एक क्या है, विशेष रूप से ग्रहण करता है। लास्ट में हमारा 6 नंबर टॉप, इसमें एक प्रकार से हेडिंग है सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न होना सदैव आवश्यक नहीं होता, यद्यपि इसका संभावना आवश्यक की जा सकती है। तो यानी 6 इसमें पॉइंट थे निम्नलिखित, जो कि प्रमुख तथ्य थे सामाजिक परिवर्तन के आशय से। यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा आंसर हमने दे दिया है, जो 22 नंबर प्रश्न था। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। पूरे पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूं। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आर्ट से सभी, यानी जो आर्ट से रिलेटेड है सभी सब्जेक्ट की मैं तैयारी कराता हूँ। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है प्रजातंत्र में दबाव समूह की भूमिका की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, उत्तर देखिए जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो उस संगठन को हित समूह ब्रैकेट में या दबाव समूह कहा जाता है। हित समूहों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार से हैं, यानी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कुछ निम्न प्रकार से बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है हित समूहों का गठन राजनीतिक क्षेत्र में कुछ विशेष हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये हित समूह सरकार पर अपना दबाव कायम करते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए यदि कुछ समूहों को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हित का ध्यान नहीं रखा जा रहा तो वे कोई वैकल्पिक पार्टी बना लेते हैं। तीसरा देखिए यहाँ पर लोकतंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा निर्मित शासन प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न हित समूहों की सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में सरकारी दी जाती है। क्या है, सरकारी यानी कार्य प्रणाली के बारे में जो जानकारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चौथा देखिए यहाँ पर
हित समूह निजी संगठन होते हैं, ये सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो यह हमारा जो 23 नंबर प्रश्न था, प्रजातंत्र में दबाव समूह की भूमिका, इसके बारे में हमने बता दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को आराम से रोक लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। टॉपिक वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है समाजशास्त्र का तो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, बताने की आवश्यकता नहीं है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप लोग हमारी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भूमि हदबंदी अधिनियम क्या था, समझाइए। हदबंदी जो अधिनियम है क्या था, समझाना है हमें इसके बारे में। उत्तर के साथ में हम आप लोगों को समझाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। देखिए, सरकार ने देश में सन 1950 से 1970 के बीच में भूमि सुधार कानूनों की एक क्या श्रृंखला शुरू की। इसे राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य के स्तर पर भी क्या चलाया गया। भूमि की हदबंदी अधिनियम भूमि सुधार की इस श्रृंखला की एक क्या है मुख्य श्रेणी थी। इस अधिनियम के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की क्या है उच्चतम सीमा तय की गई। जो भूमि हदबंदी अधिनियम है इसकी क्या है, इसके बारे में थोड़ा इसमें बताया गया है। और उसके बाद में नीचे देखिए पैराग्राफ और है, ये देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। बहुत अधिक उपजाऊ जमीन की हदबंदी कम थी, जबकि अनुपजाऊ बिना पानी वाली जमीन की हदबंदी अधिक सीमा तक थी। ये संभवतः राज्यों का कार्य था कि वो निश्चित करें कि अतिरिक्त भूमि, ब्रैकेट में देखिए, हदबंदी सीमा से ज़्यादा को वो क्या है अधिग्रहित कर लें और इसे क्या है भूमिहीन परिवार को तय की गई श्रेणी के अनुसार पुनः यहाँ पर देखिए वितरित कर दें। जैसे यहाँ पर देखिए वितरित कर दें जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में है। परंतु अधिकांश राज्यों में ये अधिनियम क्या है दत्तविहीन साबित हुए। इससे अनेक, यहाँ पर देखिए, इसमें अनेक ऐसे बचाव के रास्ते और युक्तियाँ थी, अनेक बचाव के रास्ते और क्या है युक्तियाँ थी, जो कि बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आंसर था भूमि हदबंदी अधिनियम क्या था इसके बारे में बताया है। इसका आंसर हमने दे दिया है। 6 नंबर प्रश्न का भी आंसर देख सकते हैं कि भूमि हदबंदी अधिनियम क्या है। इसका आंसर आपको बुक और क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, संस्कृतिकरण पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की संक्षेप में आपको व्याख्या करना है, या चर्चा करना है, या वर्णन करना है, या प्रकाश डालना है। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसी में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आगे क्या होगा, किस तरह से हमें प्रकाश डालना है, चर्चा कैसे करना है, आशय क्या है, यानी घुमा दिया जाता है ना। आप लोगों से हमने काफ़ी बार बताया है कि क्वेश्चंस को घुमा देते हैं, लेकिन उसका जो आंसर होगा सटीक एक ही होगा जो हमने बताना है। देखिए, भूमंडलीकरण संस्कृति को कई प्रकार से प्रभावित करता है। भारत प्राचीन समय से ही सांस्कृतिक प्रभाव के प्रति क्या है खुला दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं और इसी के फलस्वरूप वो सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होता जा रहा है। वो क्या समृद्ध होता रहा है। पिछले दशक में कई बड़े बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, जिनसे ये डर पैदा हो गया है कि कहीं हमारी स्थानीय संस्कृति पीछे न रह जाए। हमारी सांस्कृतिक परंपरा क्या है कूप मंडूक यानी जीवन भर कुएं के भीतर रहने वाले उस मेढक की स्थिति से सावधान रहने की शिक्षा देती रही है, जो कुएं से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते और हर बाहरी, यहाँ पर देखिए, हर बाहरी वस्तु के प्रति शंकालु बना रहता है, यानी शंका बना रहता है, वो किसी से बात नहीं करता और किसी से भी किसी विषय पर तर्क वितर्क नहीं करता है। वो तो क्या है बस बाहरी दुनिया पर केवल संदेह करना ही जानता है। इसीलिए हमारे समाज में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि कपड़ों, शैलियों, संगीत, फिल्म, भाषा, हाव भाव आदि के बारे में भी क्या तीखी बहस होती है। इसके बारे में क्या होती है, तीखी बहस भी होती है। तो जो प्रश्न पूछा गया है 25 नंबर कि सांस्कृतिक पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में बताना था, इसके प्रभाव आप लोग देख सकते हैं, हमने बता दिया इसका आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इसमें 50 शब्दों में लिखना है, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, इसमें थोड़ा बहुत बड़ा था, लेकिन हमने काट पीट कर इतना ही किया है। इतना लिख दीजिएगा, आप सफल हो जाएंगे यानी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर भी क्वेश्चन बता दिया है। अब देखिए हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए, समाज परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं बताइए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न है। इसमें कुछ हमने पॉइंट के थ्रू बताया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, और पॉइंट के थ्रू एग्जामिनर पसंद करता है हेडिंग के अनुसार। उत्तर देखिए, परिवर्तन समाज का एक
मौलिक तत्व है। सभी समाजों में परिवर्तन निश्चय ही होता है। ये संभव है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन की मात्रा भिन्न हो, परंतु सामाजिक परिवर्तन न होने की कोई संभावना नहीं होती है। समाज निरंतर परिवर्तनशील रहा है। उसके बाद में देखिए दूसरा है, यहाँ पर देखिए सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। संसार के सभी देशों में सामाजिक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन सभी कालों में होता आया है। जो परिवर्तन है सभी कालों में एक प्रकार से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में होता आया है। उसके बाद में देखिए फ्यूचर में भी होगा, यानी प्रेजेंट पास्ट की बात हो गई है, फ्यूचर में भी होगा। देखिए सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है। भौतिक वस्तुओं का मापन आसान होता है, जबकि अभौतिक वस्तुओं की प्रकृति गुणात्मक होती है। इस कारण परिवर्तन भी अमूर्त होते हैं तथा अमूर्त तथ्यों का मापन संभव नहीं है। जो अमूर्त तथ्यों का मापन है वो क्या है, बिल्कुल संभव नहीं है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर, यहाँ पर देखिए सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित होता है। परिवर्तन का समय, परिवर्तन की दिशा व परिवर्तन के परिणाम सभी कुछ अनिश्चित होते हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी किसी प्रकार की जो भविष्यवाणी है वो नहीं की जा सकती, ये आपको जानना है। फिर लास्ट में हमारा देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं 5 नंबर पॉइंट है। देखिए परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है। कुछ समाजों में परिवर्तन तीव्र होता है तो कहीं पर मंद। समाज में होने वाली परिवर्तन की गति उस समाज के मूल्यों तथा मान्यताओं पर निर्भर करती है। फिर 6 नंबर पॉइंट है यहाँ पर, सामाजिक परिवर्तन एक व्यक्तिगत परिवर्तन ना होकर एक सामुदायिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसमें कुछ 6 पॉइंट बताए गए थे कि समाज परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं बताइए। उद्देश्य भी पूछा जा सकता, तो उद्देश्य के बारे में भी बताना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो 6 प्रश्न था आपके लघु उत्तरीय का, जो कि 50 शब्दों में आंसर देना था, और छकाऊ 36, यानी 36 नंबर आपके लघु उत्तरीय में कंफर्म हो जाएंगे। बस तैयार कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमारा आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8 नंबर का एक प्रश्न होता है। 8 नंबर का 3 प्रश्न होता है। पहले ये 10 नंबर का होता था, लेकिन अब काट पीट कर इसको 8 नंबर का कर दिया गया है। 250 से लेकर 250 नहीं, 250 शब्दों में इसका आंसर आप लोगों को नहीं देना है। इसका आंसर आपको कितने में देना है, 150 शब्दों में। मैं शब्द सीमा भी बता देता हूँ, जो आपका निर्देश नहीं दिया होता है उसी में आपका सारा जानकारी दिया होता है। तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है कि भारत में प्रमुख समाज सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसके बारे में नहीं पता है तो ये वाला कर लीजिएगा। टेलीविजन के माध्यम से होने वाले परिवर्तन की रूपरेखा पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, आपके क्वेश्चन बैंक में। जो भी क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, बस आप ढूंढिएगा चैप्टर वाइज। उसके बाद में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण का वर्णन 1982 में मुंबई टेक्सटाइल मिल की प्रसिद्ध हड़ताल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 8 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, अथवा लगकर ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पर देखिए, ये देखिए ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए। यानी 28 नंबर वाला ऊपर वाला प्रश्न नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला कर लीजिएगा, आपका 8 नंबर कन्फर्म है। फिर यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा इसमें भी दिया हुआ है। वो नहीं आ रहा समझ तो ये वाला कर लीजिएगा, संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख आपको लिखना है, लेख लिखिए। तो टोटल क्या है, 6 प्रश्न दिए हुए हैं, अथवा लगकर 3 ही करना है आपको, जिसके लिए 8 तिरिक 24 नंबर आपका इसमें कंफर्म हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन को लिख लीजिए और अपने क्वेश्चन बैंक या बुक में ढूंढिए, इसका आंसर मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, ये पूरा जो मॉडल पेपर इसका मैंने पूरा सोल्यूशन करके आपको बताया है। पूरे प्रश्न का हमने उत्तर दिया है, सिर्फ विस्तृत का नहीं दिया है, और उसका भी आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर आप लोग चाहते हैं कि मॉडल पेपर हम आप लोगों को दे दें, तो टेलीग्राम पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं फ्री में PDF आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पर जाकर आराम से फ्री में क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारी चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।